हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में में श्वसन के बारे में पढ़ लिया था कि पौधों में किस किस तरह से श्वसन होता है। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि मानव में श्वसन किस तरह से होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पौधों में बताया था कि पौधों में श्वसन के लिए कोई भी आवश्यक अंग नहीं पाए जाते हैं मनुष्य की तरह। उसमें फेफड़ा या फिर गलफड़ा ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती है जिससे पेड़ पौधे श्वसन कर सके। तो वो कैसे श्वसन करते थे? जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों के द्वारा। वैसे ही मानव में श्वसन के लिए एक प्रमुख श्वसनांग पाया जाता है। तो उन प्रमुख श्वसनांग में सबसे महत्वपूर्ण आता है फेफड़ा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्वसनांग क्या क्या होते हैं। तो वह अंग जो श्वसन में सहायता करता है, वह अंग जो मानव में श्वसन के लिए सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसनांग कहते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से श्वसनांग होते हैं जो श्वसन के लिए मनुष्य में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले आता है नासा छिद्र, जिसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो रास्ता होता है इस तरह से, तो इस रास्ते को बोलते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग या नसल पैसेज। ये वाला भाग होता है, ये पूरा यहाँ पे ये पूरा भाग, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? नासा मार्ग। और मुख गुहा के पीछे ये जो पूरा खाली जगह होता है इसे बोलते हैं फेरिंग्स, यानी कि ग्रसनी। उसके बाद आता है यहाँ पर कंठ होता है इस तरह से, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। हिंदी में इसे कंठ कहते हैं। उसके बाद आता है श्वास नली, ट्रैकिया। उसके बाद ये जो श्वास नली है ये दो शाखाओं में बट जाता है, जिसे कहते हैं श्वसनिया। ब्रोंकी। अब देखिए, अगर इन शाखाओं में से ये दो शाखाओं में ये बट जाता है तो अगर केवल एक को हम कहेंगे तो श्वसनी कहेंगे, अगर दोनों को एक साथ बोलेंगे तो श्वसनिया बोलेंगे। तो ये सारी क्या है? ये श्वसनांग है जो मनुष्य के श्वसन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो इसे हमें पैटर्न वाइज याद करना पड़ेगा। सबसे पहले नासा छिद्र, उसके बाद नासल पैसेज यानी नासा मार्ग, उसके बाद आता है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आता है लैरिंग्स यानी कंठ, कंठ के बाद आता है श्वास नली, और श्वास नली के बाद क्या आता है? श्वसनीय। श्वास नली दो शाखाओं में बट जाता है, उसके बाद क्या बनता है? श्वसनीय। तो इस पैटर्न को चलिए एक एक पैटर्न को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद आता है नासा मार्ग, उसके बाद आता है ग्रसनी, कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनिया, तो ये सारे श्वसन अंग ये सब मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? मनुष्य के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं।
तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। जैसे हर एक अंग, जैसे हम लोगों ने आहार नाल के बारे में पढ़ा था, तो आहार नाल में 5 भाग होते हैं, ठीक है। जैसे मुख एवं मुखगुहा, ग्रसनी एवं ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और जो है कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे लार ग्रंथियां, फिर यकृत, अग्नाशय। ये सब मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सारे जो अंग होते हैं, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रसनी, ग्रासनली, ये सब एक अंग है जो किसका निर्माण करते हैं, सब मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरह से ये श्वसन अंग है, नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, फिर श्वास नली, श्वसनिया, ये सारे अंग हैं जो सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है, तो हमें लाइन वाइज इसी को पढ़ना है और इसको आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। सबसे पहले नासा छिद्र है, नासा छिद्र के बाद नासा मार्ग आता है, नासा मार्ग के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली, फिर श्वसनिया। अब उसके बाद अगर हम इसमें एक को केवल बोलते हैं तो श्वसनी बोलेंगे, अगर दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, श्वसनिया बोलेंगे। अब उसके बाद देखिए, ये जो श्वसनिया होता है ये फेफड़ों में आगे चल करके, फेफड़ों में आगे चल करके और उपशाखाओं में बढ़ जाता है। देखिए ये एक शाखा होती है, ये एक शाखा है। अब देखिए ये एक, यानी कि ये जैसे मान लीजिए श्वास नली आ रही है, फिर उसके बाद ये 2 शाखाओं में बढ़ गई। 2 शाखाओं के बाद क्या बोल रहे हैं हम, उपशाखा। उपशाखा का मतलब कि इनमें से और भी कई सारी इस तरह से शाखाएं निकलती हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, उपशाखाएं। तो ये जो श्वसनिया है ये आगे चलकर फेफड़ों के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो ये और ढेर सारी उपशाखाओं में बढ़ जाती हैं, और उसके बाद जो है इसमें छोटे छोटे गुब्बारे की तरह संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, यानी कूपिकाएं। जो हम श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ आता है, इन्हीं कूपिकाओं में आकर के भर जाता है, फिल हो जाता है। तो आप पैटर्न समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो ऑक्सीजन कैसे कैसे जाता है, सबसे पहले नासा छिद्र से होते हुए, फिर नासा मार्ग से होते हुए ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनिया में, श्वसनिया के बाद ये क्या उपशाखाओं में बट जाता है, तो उपशाखाओं से होते हुए ये किस में आ जाता है, कूपिकाओं में आ जाता है। और कूपिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आकर के भर जाता है, फिल हो जाता है। अब फेफड़ों में जो है ब्लड, यानी ब्लड वाहिकाएं जो होती है, रुधिर वाहिकाएं फैली होती हैं, जो क्या करती हैं, इन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी ले लेती हैं। जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इन ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से क्या कर देती हैं, ले लेती हैं, और फिर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर तक हमारे क्या करती हैं, पहुंचा देती हैं। तो आपको यही पैटर्न याद करना होगा। अब देखिए कुछ बातें बता रहे हैं आपको। जैसे नासा छिद्र है, तो हम क्या होता है कि हमारे नाक में मतलब 2 नासा छिद्र यानी 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी कुछ मतलब कि श्लेष्मा पाया जाता है, जिससे जो धूल कण होते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित, अब मान लीजिए हम लोगों के लिए तो अलग से ऑक्सीजन है नहीं वायुमंडल में कि केवल हम लोग ऑक्सीजन को ही ग्रहण करेंगे, और भी कई सारी गैसें होती हैं जो हम अंदर ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ धूल कण को भी ग्रहण करते हैं। तो मगर हमारे शरीर को क्या चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, क्योंकि अगर हम धूल कण के साथ उसको करेंगे तो फेफड़े में वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो जमा हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, फेफड़े की जो नली है वो पूरी जाम हो जाएगी, फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो नासा छिद्र में क्या होता है कि वहाँ पर यानी कि श्लेष्मा पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो उन धूल कणों को क्या कर देता है, चिपका देता है, और फिर अंदर जाने नहीं देता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नासा मार्ग होता है, तो यहाँ पर कई सारी इस तरह से हड्डियाँ होती हैं,
तो यहाँ से गुजर करके अब जो वायु होती है इसे हमारे शरीर के तापमान के बराबर बनाना होता है। जैसे हम वायुमंडल में जो वायु को ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर मतलब वो ठंडा वायु है या गर्म वायु है, उस हिसाब से हमारे शरीर को उसे ग्रहण करना होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब नासा मार्ग में आता है तो यहाँ पर हड्डियाँ पाई जाती हैं जो जिनसे गुजर के वो क्या होता है, वायु उसका तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। यहाँ से क्या होता है कि वायु जैसे गुजरती है तो ये हमारे शरीर के तापमान के क्या होता है, ये यहाँ पर हड्डियाँ पाई जाती हैं जो वायु को हमारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर बनाता है। उसके बाद ग्रसनी से होते हुए ये क्या होता है, यहाँ पर जो श्वास नली है, श्वास नली के ऊपर क्या होता है, लैरिंग्स होता है, कंठ पाया जाता है जो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी आवाज़ को, इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स का मतलब जो ध्वनि को उत्पन्न करता है। अब उसके बाद जो है ये श्वास नली है, तो श्वास नली पर आप लोग ये देख रहे हैं इस तरह की लाइनिंग बनी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं, ये सी आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। ठीक है, सी आकार का क्यों, क्योंकि ये पूरा नहीं होता है, ये बस इसी तरह से थोड़ा आधा ही होता है, पीछे टाइप में थोड़ा सा ही ऐसे होता है, इसीलिए इसको सी आकार का बोलते हैं। तो ये सी आकार का क्या पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है ढेर सारा, जिसे क्या बोलते हैं, हाइलिन बोलते हैं। सी आकार का छल्ला होता है जिसे क्या बोलते हैं, हाइलिन बोलते हैं। उसके बाद जो है ये श्वसनियों से होते हुए उपशाखाओं में श्वसनियाँ बट जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन इन उपशाखाओं से होते हुए कुपिकाओं में पहुंच जाता है। और ये क्या है, हमारा पूरा फेफड़ा है, ये क्या है, हमारा पूरा फेफड़ा है, लंग्स। अब देखिए इन लंग्स के ऊपर जो है हड्डी पाई जाती है, ठीक है, खूब पसलियाँ पाई जाती हैं इस तरह से, ताकि हमारा जैसे अगर हमें चोट वगैरह लगे तो इस फेफड़े को हानि ना हो किसी प्रकार का। तो इसमें आप लोग इस तरह से संरचना देखेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इस तरह करके दोनों तरफ जो है पाया जाता है, जिसे हम रिब केज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो है फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। तो आपको इसी तरह से मनुष्य के श्वसन में यही पैटर्न याद करना है। एक एक पैटर्न को हम डिटेल में और भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बस ये समझाने की कोशिश की कि जो मनुष्य के श्वसन अंग होते हैं, ये सारे एक एक श्वसन अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आहार नाल में एक एक श्वसन अंग मिलकर के पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करता है, उसी तरह से श्वसन में एक एक श्वसन अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो आपको इसका पैटर्न याद करना है कि श्वसन तंत्र में जैसे आपने आहार नाल में याद किया था कि सबसे पहले मुख एवं मुख गुहा से भोजन गुजरता है, फिर ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से ग्रास नली में आता है, फिर आमाशय में आता है, फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में। यह पैटर्न आप लोगों ने याद किया था कि इसके द्वारा भोजन गुजरता है और हमारे शरीर से फिर बाहर निकल जाता है गुदा द्वार के द्वारा। उसी तरह से आपको इसमें भी ये पैटर्न आपको लाइन वाइज याद करना है कि नासा छिद्र, फिर नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में आता है वायु, श्वास नली से होते हुए श्वसनिया, फिर फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और कुपिकाओं में जाकर के भर जाता है। बहुत सारी कुपिकाएं पाई जाती हैं, इसमें जाकर के भर जाता है। फिर यहाँ पर ब्लड वेजल्स होती हैं, रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो इन ऑक्सीजन को ले लेती हैं और हमारे शरीर के प्रत्येक भागों तक ऑक्सीजन को पहुँचाती हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके जो है एक एक के बारे में पढ़ेंगे। नासा छिद्र के बारे में, फिर नासा मार्ग, फिर ग्रसनी, फिर एक एक करके सभी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जितना मैं बताई हूँ कि कैसे कैसे वायु गुजरता है और हमारे शरीर के अंदर जाता है
और कौन कौन से श्वसन अंग हैं ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसे फिगर भी बना करके सब एक एक पार्ट को लिख लीजिएगा अच्छे से। अगले वीडियो में जो है हम एक एक के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।